के साथ। आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मेरे साथ है मध्य प्रदेश के नवनियुक्त सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया। अरविंद भदौरिया की पहचान एक धाकड़ नेता के रूप में होती है और कई दफा अपनी बयानों को लेकर खूब चर्चा में भी बने रहते हैं और इन दिनों तो खासी चर्चा में है, कुछ ऐसे बयान सामने आए। तो चलिए मिलते हैं सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी से। स्वागत है भदौरिया साहब। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको एक नई जिम्मेदारी की, और मुझे लगता है जिस युवा तुर्की के साथ आपने अपना काम शुरू किया, आज वो जगह पर पहुंच गया है और एक तरह से कहा जाए तो प्रतिसाद भी मिल गया। धन्यवाद साहब आपका, आपके चैनल का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता से नीचे तक जनता के हित के लिए, हमारे मध्य प्रदेश की जनता के सुखाई के लिए, सुख के लिए जो कुछ हो सकता है वो सब हम करने का प्रयास करेंगे सरकार के द्वारा। जी, लेकिन जो आपने शुरुआत की सियासत की, राजनीति की, एक छात्र राजनीति के साथ से खासे चर्चा में रहे, एबीवीपी आपने देखा, लेकिन यहाँ तक का जो सफर है, यदि मैं इसको आपसे समझना चाहूँ तो ये कैसा रहा? वास्तव में मूल रूप से मैं स्वयंसेवक हूँ। बचपन से ही संघ की शाखाओं में जाना शुरू हुआ। मैं स्कूल में ही छात्र नेता हो गया था। कक्षा 8वीं में मैंने चुनाव लड़ा जी। फिर 9th में भी मैंने चुनाव लड़ा, जीता भी। ऐसे स्कूलिंग में भी चुनाव लड़ता। कॉलेज में जैसे ही पहुंचा तो भी मैं चुनाव लड़ा। मैं छात्र संघ अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ा, बाद में जीत के भी आए। वहीं से एबीवीपी के संपर्क में आके मैं लंबे समय, मुझे लगता है जितनी जिम्मेदारियां विद्यार्थी परिषद संगठन में होती हैं, सभी जिम्मेदारियों का मैंने निर्वहन किया। भिंड से लेके, ग्वालियर डिवीजन से लेके, भोपाल ग्वालियर डिवीजन से लेके, प्रदेश का मंत्री रहा 2 बार। विद्यार्थी परिषद का एक ही पोस्ट होती है। फिर लंबे समय में होल टाइमर रहा। मैं अपने जीवन का 13 साल अपना घर परिवार छोड़ के समाज के विभिन्न स्थानों पर, चाहे वो झाबुआ का सुदूर अंचल हो, चाहे वो बड़वानी का अंचल हो, चाहे मंदसौर नीमच के सुदूर अंचलों में, मैं इस मध्य प्रदेश के हर तालुका के नीचे तक का मैंने बसों से प्रवास किया। ऐसे 13 साल में अपना घर परिवार छोड़ के, अपना पारिवारिक वैवाहिक जीवन में न जाते हुए लगातार मैन मेकिंग प्रोसेस, व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में, कॉलेज कैंपस, स्कूल कैंपस में निरंतर राष्ट्रवाद की अलग जगाते हुए यहाँ तक आया हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि स्कूल कैंपस और कॉलेज कैंपस है, इस देश के गंगोत्री है। जैसे गंगा जी के जल के बारे में कहते हैं, गंगा जी का जल गौमुख से भरो तो उसमें 50 साल भी कीड़े नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे शुद्धिकरण होके आता है। हिमालय पे कई प्रकार की जड़ी बूटियों से मिश्रित होके आता है। ऐसे इस देश और स्कूल के कॉलेज कैंपस इस देश के गंगोत्री है। अगर स्कूल कैंपस, कॉलेज कैंपस में अगर राष्ट्रवाद का इंजेक्ट दिमाग में लगा दिया तो पूरे जीवन भर अलग अलग जगह पे जाने वाला है। चाहे वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, नेता बनेगा, साहित्यकार बनेगा, कलाकार बनेगा, लेखक बनेगा, पत्रकार बनेगा, चित्रकार बनेगा, जहाँ पे भी जाएगा तो राष्ट्रवाद का इंजेक्शन कॉलेज स्कूल कैंपस के सिस्टम में लगाते लगाते हम लोग भारतीय जनता पार्टी में 2002 में माननीय कप्तान सिंह सोलंकी जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में प्रवेश किया। अरविंद भाई, जब ये बात करते हैं कि एक राष्ट्रवाद का इंजेक्शन, आपने बड़ा गजब लफ्ज का इस्तेमाल किया, और जब ये राष्ट्रवाद के इंजेक्शन की चर्चा होती है तो फिर बीच में दिग्विजय सिंह आ जाते हैं। फिर बीच में ये भी आ जाता है कि कई ऐसे अफसर हैं जिनके ऊपर सवाल उठाए गए, कहते हैं कि उनका एक राष्ट्रवाद का इंजेक्शन है, जिससे आपकी भाषा में कह रहा हूँ। तो ये क्या आप जो कह रहे हैं कि बचपन में एक इंजेक्शन लगा दिया गया, इसलिए बार बार ये चर्चाएं सामने आ जाती हैं? एक्चुअली मैं विचारधारा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा का एक छोटा सा अंश हूँ जी। तो जो कुछ देश राष्ट्र के लिए अच्छा हो सकता है उस सब के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। अब आपने राजा साहब दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया ही है तो जी, अब राजा साहब दिग्विजय सिंह जी जो राजनेता हैं, बेसिक जो देखेंगे 10 साल मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका मानसिक संतुलन थोड़ा हिला डुला है। एक्चुअली तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का कोई जनक है तो हिंदुस्तान में दिग्विजय सिंह है। उदाहरण के लिए जैसे ओसामा बिन लादेन,
ये कोई देश का, हिंदुस्तान अकेले का नहीं, पाकिस्तान का भी नहीं, बांग्लादेश का भी नहीं, ये दुनिया का टॉप वांटेड जो है ना टेररिस्ट था। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होता है, दिग्विजय सिंह को लगता क्या तुष्टीकरण करिए, एक विशेष समुदाय के वोटों को आकर्षित करिए जी। तो ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट को दिग्विजय सिंह जी क्या कहते हैं, ओसामा जी करके बात करते हैं। यानी आपके इस दिमाग में राष्ट्रीय सोच कहाँ से डेवलप हो रही है, क्योंकि आप उसका उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह साहब को कहना चाहता हूँ, जनता इस देश की बहुत समझदार है। आप उत्तर प्रदेश से भी गायब हो गए, आप बिहार से भी गायब हो गए, आप सब जगह से भी गायब हो गए। जिनके लिए आप बोलना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान सब समाज को ताकतवर वाला हमारा देश है। इसको कोई दिग्विजय सिंह जैसे नेता किसी विशेष समाज को भड़का नहीं सकते हैं, उनको किसी प्रकार का बदला नहीं सकते हैं। इस प्रकार से एक वायरस टाइप का डाल के तो उनके दिमाग में एक एंटी नेशनलिस्ट का लगातार कई प्रकार के पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, जी, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आतंकवादी है दिग्विजय सिंह, लेकिन पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए इस प्रकार के मस्खरेबाजी में नुक्से छोड़ते रहते हैं। तो अब ये माना जाए कि वो जो इंजेक्शन था, राष्ट्रवाद का इंजेक्शन था, एक तरफ आप दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं, तो वो राष्ट्रवाद का इंजेक्शन अरविंद भदौरिया जैसे हजारों छात्र रहे होंगे उस दौर में, जिनका लगा होगा वो इंजेक्शन, और धीरे धीरे कर कर अब सब वो बड़े युवा हो गए हैं। तो क्या इसीलिए आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से गायब हो गई, बिहार से गायब, तो वो युवाओं की जो लॉबी है अब सामने आ गई और बताने लगी कि यही राष्ट्रवाद है और इसीलिए लोग बीजेपी से जुड़ते जा रहे हैं? एक्चुअली आज मुझे 1990 में भोपाल आ गया हूँ जी, हॉल टाइमर होके, अपना परिवार छोड़ते हुए, माँ पिता को सबको छोड़ते हुए 1990 से 30 साल तो मुझे भोपाल हो गए आज। तो ऐसे पूरे देश में, प्रदेश में, कॉलेज स्कूल कैंपस में एक अलग जगाने का कहीं विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जो काम किया है, मैं युवा मोर्चा के माध्यम से वही काम किया है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से वही काम किया है। बेसिक हम लोग तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हमारा जीवन सब बहुत छोटा है। इस राष्ट्र और भारत माता का जीवन चिरंतर है, लगातार हमेशा करोड़ों साल है। इसलिए हम अपना रोल जो मेरी लाइफ का है, मेरी ज़िंदगी का जो रोल है, उस रोल को अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ, ईमानदारी, निष्ठा के साथ राष्ट्र के लिए कुछ करने के दृष्टि से निभाते हुए चले जाए। कोई स्थायी नहीं है राजनीति में। अरविंद भदौरिया आज सहकारिता मंत्री बन गए। जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आंखों में वो चीज नजर आ रही है, मतलब वो राष्ट्रवाद झलक रहा है आपकी आंखों में? एक्चुअली क्या हुआ, जो संस्कार हैं, संस्कार जैसे जिस जगह मैं बैठूंगा, मैं आज आपके बीच में कह रहा हूँ, जिस जगह बैठूंगा वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों में राष्ट्रवाद की झलक पैदा होना चाहिए। उदाहरण के लिए राष्ट्र, दैनंदिन जीवन में राष्ट्रवाद, आप ट्रैफिक रूल का पालन कीजिए, दिन में बल्ब जलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान है। ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें, आप आगे बस में बैठे हैं, कपड़ा फाड़ रहे हैं, ये भी राष्ट्र का नुकसान है। तो मेरा मिशन जो है ना, बेसिक राजनीति हमारा प्रोफेशन नहीं है, मिशन है। कांग्रेस के लोगों का राजनीति प्रोफेशन हो सकता है, हम लोग मिशनरी लोग हैं। मिशन के भाव में जो अच्छे से अच्छा हो सकता है उस डिपार्टमेंट में काम करेंगे। सहकारिता की जहां बात आती, बिना सहकार नहीं उद्धार, लेकिन हम देख रहे हैं कि सहकारिता धीरे धीरे कर कर कम हो गई। सहकारिता भ्रष्टाचार के जाल में ऐसी फंसी कि आज कई जगह हम देख रहे हैं, कई ऐसी जगह शुरुआत हुई लेकिन बंद हो गई। गुजरात की सहकारिता सक्सेस हो जाती है, मध्य प्रदेश की सहकारिता फेल हो जाती है। अब आप सहकारिता मंत्री हैं, क्या कहें? मुझे जो जिम्मेवारी मिली है संगठन और सरकार के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, आपने बहुत अच्छा कहा है, बहुत चिंतन के आपका है कि गुजरात की सहकारिता आज देश में एक नंबर सहकारिता हो गई है। उदाहरण के लिए जो अमूल्य है, ये भी कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। ऐसे कई सोसाइटीज़ गुजरात की बहुत टॉप पे दौड़ गई। ऐसे महाराष्ट्र की भी सहकारिता बहुत ऐसे निकल गई। मेरा एकमात्र मिशन रहेगा, जो अभी आपने कहा, बगैर सहकार नहीं उद्धार। तो मैं पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी के साथ थोड़ा स्टडी भी करूँगा गुजरात मॉडल की, थोड़ा स्टडी करूँगा महाराष्ट्र मॉडल की, जहाँ जहाँ से अच्छा हो सकता है उन सब का स्टडी करके, और मध्य प्रदेश के सिस्टम को भी आज पहले ही दिन है तो मैं उसको थोड़ा अध्ययन करके कहाँ कहाँ लीकेज है उसको कैसे भर सकते हैं, कैसे ट्रांसपेरेंट वर्किंग होना चाहिए। सच्चाई तो है, क्या ऊपर से देखेंगे तो नीचे तक दिखना चाहिए, पैक्स सोसाइटियों से देखे अपेक्स तक। तो ये ट्रांसपेरेंट वर्किंग करना पड़ेगी। इसके लिए कोई सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, इसके लिए कोई नए प्रकार के इनोवेशन करना पड़ेंगे जिससे लीकेज बंद हो। वास्तव में ये देखने को मिलने वाला है कि सहकारिता का जो लीकेज है अब वो बंद हो जाएगा। मुझे लगता है कि सिस्टम, किसी भी चीज़ का एक सिस्टम डेवलप कर दो।
तो पहले स्टडी करेंगे। जी। अरविंद भदौरिया कथनी करनी का एक आदमी है, जो कहेंगे वही करेंगे। ये छोटा सा आदमी है अरविंद भदौरिया, आपने कहा किसान का कैलाश विजयवर्गीय को आज भी हम देखते हैं, वो जब मौका आता तो किराने की दुकान पर आज भी तराजू अपनी चलाते और याद करते, वो कहते कि औकात में रहना चाहिए, व्यक्ति को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। लेकिन महाराज हैं एक आपके साथ, और आप भी कह रहे हैं कि 60% जो पिछला सर्वे था वो उनको कह रहा था, तो ये इस 60% के सर्वे पर क्या भारतीय जनता पार्टी की नज़र भी है? क्योंकि अब आपके पास दो चेहरे, शिवराज और महाराज। हमारे यहाँ वास्तव में महाराज का एक स्वच्छ चेहरा है, लेकिन शिवराज जी हमारे जनता के दिलों की धड़कन आवाज़ है भारतीय जनता पार्टी के। तो ये पूरे प्रदेश की राजनीति में आप समझिए इसको, पूरे प्रदेश की राजनीति में जन नेता एक शिवराज सिंह थे भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस के जो जिसको कहते जिसको भीड़ सुनती थी, अट्रैक्शन था, वो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। अब महाराज और शिवराज ये दोनों मिलके तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत है, ये दोनों मिलकर बड़ी ताकत हो गए। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में ना कमलनाथ जन नेता है, ना दिग्विजय सिंह मस्करे टाइप के नेता है, कोई जन नेता नहीं है मध्य प्रदेश में। जन नेता शिवराज सिंह चौहान, जो जनता की आवाज़ है, आत्मा की आवाज़। दूसरे जन नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ये जब दोनों एक पार्टी में आके ताकत के साथ लड़ेंगे, तो मैं आज आपके बीच में कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ, जो दिग्विजय सिंह जी बार बार बोलते हैं ना, अभी आगे मेरी सरकार, मैं आपके सामने कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की कृपा से, विनम्रता के साथ कहता हूँ, ये पूरे 3.5 साल करेगी, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकर्ताओं की हिम्मत और ताकत से और जनता की कृपा से फिर जीत के आएगी। इसलिए अगली बार जब आएगी तो क्या वो 60% वाला होगा जिसका सर्वे 60%? ये हमारे यहाँ एक सिस्टम है, एक संगठन निर्णय करता है, हम सब संगठन के आदेश का पालन करते हैं। हमारी एक कार्य पद्धति है। हमारे यहाँ कई राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए, लगातार 3 साल में बदलते रहते हैं। हमारे यहाँ वो नहीं है, कौन सा, वो सोनिया गांधी ने रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती है। एक निर्णय की प्रक्रिया है, एक लोकतंत्रात्मक अवस्था है निर्णय में। पूरे बैठते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, स्टेट का पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बैठता है। ये सब मिलके जो संगठन और सरकार के हित में होता है, जो विचारधारा के हित में होता है, वो सब निर्णय लेते हैं। इसलिए काल के गर्भ में कल क्या होगा वो पार्टी तय करती है। तो इसीलिए सेवा करते करते सेवक लगा रहा, और सेवक को मेवा मिलने में थोड़ी सी देरी हो गई। कोई मेवा नहीं है। वास्तव में आपने बड़ी अच्छी बात कही। क्या होता है कि कई लोग मिनिस्ट्री बने, जैसे कांग्रेस के बने 15 में, गवा गए थे, ओहो चाल ढाल बदल गया, कलब बढ़ गया कुर्ते का, चश्मे का जो है ना रेबॉन है कौन सा वो बढ़ गया, नीचे नहीं उतर रहा था, घड़ी राडो चली गई हाथ में, झांकीबाजी चकमा धमकर हो, क्या तुम्हारी औकात क्या है? जनता के दम पर रहो, संगठन की कृपा पे हो, जनता की आवाज के लिए आए हो। तो इसलिए मेरा कहना है कि मिनिस्ट्री को यहाँ मत चढ़ने दो। कई बार क्या होता है कि आप जो है ना अटैचमेंट ना डिटैचमेंट, ये बेसिक मेरा रोल है, मुझे ड्यूटी दी गई है, जनता ने ड्यूटी दी है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फर्स्ट जो है ना जनता की सेवा करना है, जनता की आत्मा की आवाज़ को सुनकर उनकी तकलीफों का निदान करना है। कई लोग क्या होते हैं, अभी जो कांग्रेस के लोग आए थे, मैं विधानसभा में देखता था, मेरी आत्मा को एकदम आग सी लगती थी। जिस प्रकार का व्यवहार करते थे हमारे लाडले नेता शिवराज सिंह चौहान के प्रति, आप बैठते होंगे, कितना तीखा बोलते थे। हम कहता था परमानेंट नहीं हो आप भैया, परमानेंट लोकतंत्र के सिस्टम में जनता है और जनता के द्वारा जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है। इसलिए अहंकार नहीं करिए, विनम्रता के साथ अपना रोल अदा करते करते आगे चलते रहिए। लेकिन आपके अंदर का अभिनय भी दिखाई देता है मुझे, जैसे माफ करिएगा मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूँ कि एक अभिनय, मतलब ये जो आपके, जैसे आपने कहा कि मुझे नाना पाटेकर का याद आ गया, क्रांति वीर वाला से। एक्चुअली हम भी जो है ना, एक्चुअली क्या है, अब मैंने आपको कहा ये मेरा रोल है। नाना पाटेकर का फिल्मों में रोल होगा, बहुत अच्छा अदा किया और बड़ा रिस्पेक्टेबल, कथनी करने में अंतर भी नहीं है। आज ही वो राष्ट्र के लिए जीवन जीने वाले लोग हैं, मिलिट्री में रहे हुए लोग हैं। तो बेसिक हमारा भी जो रोल है, जो हमको मिला है, उसको पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से ही करूँगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, ये मेरा रोल है। क्या जो हमको जिम्मेवारी दी है उस पर खरे उतरना, ये मेरा दायित्व है, मेरा उत्तरदायित्व है। जनता की सेवा करना ये मेरी प्रथम निष्ठा है, उसके लिए हम लोग सब काम करेंगे। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, विभाग मिल गए, आप भी किसी एक विभाग के जिम्मेदार व्यक्ति, लेकिन जब विभागों का वितरण हुआ तो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी चर्चा है, फिर कांग्रेस बीच में आ जाएगी कि 60% मलाई तो महाराज ले गए। महाराज जब पैदा हुए इस संसार में
तो महाराज जिस ढंग जिस परिवार में पैदा हुए, वहाँ मलाई का अथाह भंडार में महाराज पैदा हुए। महाराज को मलाई लेने की आवश्यकता नहीं है। महाराज का जहाँ जन्म हुआ है, मुझे लगता है हिंदुस्तान के टॉप घरानों में, इसलिए महाराज को कोई ज़रूरत नहीं है आर्थिक व्यवस्थाओं की। महाराज ने अभी भी 30 लाख रुपए कोरोना के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान को दिए हैं। ये सब अब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और जिम्मेवारी सबको जो है ना ईमानदारी से जो दी गई है उसको निभाने के लिए है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, संगठन की सबकी नज़र भी रहेगी, सबकी दृष्टि भी रहेगी कि आप अपना काम किस ईमानदारी निष्ठा से कर रहे हैं। इसलिए सबको ईमानदारी से काम करना है। ईमानदारी यानी आर्थिक ईमानदारी की बात नहीं है जी, ये तो है ही, आपके कर्म के प्रति ईमानदारी। इसलिए ये सब मिलके, चाहे वो महाराज जी हों चाहे शिवराज जी हो, ये सब मिलके एक टीम है। इसमें टीम के आगे का शब्द मैं आपको बोलता हूँ, टीम स्पिरिट है, टीम भावना है जी। उसके साथ हम सब लोग काम करते हैं। हमारा प्रदेश अध्यक्ष यंग है, युवा है, विष्णुदत्त शर्मा जी मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, हम साथ में एबीपी में काम किए। महामंत्री संगठन माननीय हमारे हैं। तो इस सब को मिलकर निर्णय करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोई मलाई बलाई का विषय नहीं है। महाराज सब बहुत अच्छे लोग हैं, बाकी लोग भी अच्छे हैं। अभी जिन 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है, चूंकि आप भी उसी चंबल के हैं और चंबल सबसे महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस ऐसा कह रही है कि कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब जनता की आवाज़ निकलेगी तो वो कांग्रेस के साथ आएगी। पता नहीं कोई सर्वे भी ऐसा हुआ, लेकिन आपको क्या लग रहा है? ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 20 सीट उनकी आएंगे। 22 सीट है, 22 सीट आएंगी। मेरा कहना है कि देखो, ये जनता की कृपा के द्वारा ही सब होने वाला है जी। तो मैं जनता से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, इनका 15 महीने का कार्यकाल देखना जी, कमलनाथ जी का, और शिवराज जी का 14 साल का कार्यकाल देखना। उस कार्यकाल के दम पर हम लोग, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का कांग्रेस को अधिकार है, देखते रहना चाहिए। अब जनता को चुनौती मत करिए कि मैं 20 जीत के आऊँगा, मैं 24 जीत के आऊँगा। वो कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ होगी, उनका विश्वास है, चुनौती नहीं है, जनता ही उनका विश्वास है, ऐसा वो कहते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा, जनता तो जनता के बीच में हम भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 25 सीटें जीत के आऊँगा। अधिकतम सीट है, 25 भी हो सकती है। हम लोग जनता की अदालत में जाके विनम्रता के साथ हाथ जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ते हुए उनको बताएंगे कि साहब 15 महीने का कार्यकाल देख लो और इनका देख लो, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा में डूबा हुआ मध्य प्रदेश देख लो, बेईमानी की डूबी हुई पराकाष्ठा में जो 15 महीने के कार्यकाल थे वो आप देख लो, कमलनाथ जी का वर्किंग देख लो। शिवराज सिंह चौहान खेत पे खड़ा हुआ मिलते थे, कमलनाथ जी ब्यूटी पार्लर से थोड़ा सजावट करा के आगे बढ़ते थे, वो देख लो। उन सब बातों को लेके और पॉजिटिविटी के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। सरकार अब कांग्रेस की नहीं आएगी, मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ आपको। चलते चलते एक सवाल और आपसे मेरा रहेगा कि बार बार दिग्विजय सिंह का जब भी नाम आता है तो अरविंद भदौरिया के हाव भाव सब बदल जाते हैं। बात आपने राष्ट्रवाद की भी की, और वो भी याद है कि अरविंद भदौरिया हो सकता है कि यदि बीच का समय साथ नहीं दिया होता तो मैं ये इंटरव्यू नहीं कर रहा होता या कहीं और कर रहा होता। बेसिक दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया, जब ये सब चला विषय, मेरे बड़े भाई जीवन में एक केस का भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह जी ने सामंतवादी सोच है, एक सामंतवादी सोच को लेकर दिग्विजय सिंह जी मेरे बड़े भाई को उठवा लिया पुलिस में, उन पे हरिजन एक्ट की कार्रवाई कर दी। मेरे छोटे भाई पे हरिजन एक्ट की कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी। मेरे पास वो कॉपी है, आपको ही मैं सबसे पहले दूंगा। वो कॉपी है जो कमलनाथ जी के सीएम हाउस से मेल हुई है भिंड के जिले के एसपी को, वो मेरे पास कॉपी है कि अरविंद भदौरिया पे 420 ऐसे 12-13 धाराओं पे केस रजिस्टर्ड कर दो, जिसके कारण अरविंद भदौरिया सरेंडर कर जाए और वहाँ से दौड़ के आ जाए, सबको छोड़ छाड़ के आ जाए। हमारी माता जी को उठाने का प्रयास किया, महिला पुलिस मेरे घर में घुसा दी जाके। 82-84 साल की बुजुर्ग माता जी बेचारी, उनको कोई राजनीति से संबंध नहीं है। दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि उनको उठा के बंद करो तो अरविंद भदौरिया सरेंडर कर जाएगा। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, इसलिए मेरे मन में कई बार आग रहती है इस बात को लेकर, आप राजनीति कर रहे हो, आप विचारों की राजनीति। हम आपसे वैचारिक लड़ें, हम आपके घर परिवार में घुस के निर्दयता के साथ, सामंतवादी सोच के साथ परिवारों से उठा के अगर लाएंगे तो इसलिए मेरे को इस प्रकार का बड़ा कष्ट है इस बात का कि मेरी 84 साल की माता जी को लेडी पुलिस एक वहाँ की टीआई बघेल जाती है, वो उठाने की कोशिश करती है। बेचारी को, उनको जीवन में कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ये जो तरीका है, मैं उस सोच को मारना चाहता हूँ। मैं दिग्विजय सिंह साहब से नहीं कह रहा हूँ, मैं दिग्विजय सिंह की उस सोच को मारना चाहता हूँ कि इस प्रकार से पावर में, सत्ता में जब आके
आप किसी भी छोटे गरीब कार्यकर्ता के विचारों में हमारी विरोधाभास हो सकते हैं, आप अलग विचार के, हम अलग विचार के, लेकिन आप अत्याचार नहीं कर सकते। वो अत्याचार बहुत किया, ये भी मैं जनता के बीच में लेके जाऊंगा। तो ये अब कहीं दिखाई तो नहीं देगा, चूंकि अरविंद भदौरिया भी मंत्री है और वही जैसे उन्होंने नोट शीट लिया, हालांकि आपकी पहचान एक बहुत अलग होती है। मैं विनम्रता के साथ मैं वैचारिक लड़ाई लड़ता हूँ। कोई भी आएगा लीगल काम लेके, स्वयं दिग्विजय सिंह जी भी आएंगे या कोई भी आएगा विधि सम्मत काम करने के लिए, विचारधारा बात नहीं आएगी, बिठाऊंगा, चाय पियाऊंगा, काम करूंगा। लेकिन आप गलत सोच के साथ आओगे तो मैं आपके साथ लड़ूंगा, विचारधारा को पुष्ट करने के लिए लड़ूंगा। आपकी दमनकारी नीतियों के सामने मैं झुकने वाला आदमी नहीं, मैं कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ता हूँ। तो संघ ने क्या ये सब बिल्कुल कूट के भर दिया कि सही लड़ाई ही लड़ना है? क्योंकि संघ पर भी कई दफा दिग्विजय सिंह जैसे ही लोग सवाल उठाते हैं नेता। दिग्विजय सिंह बहुत बौने आदमी हैं। संघ जो है ना, ये आज हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो समाज क्षेत्र में काम करता है। इसलिए संघ के हम स्वयंसेवक हैं। संघ हमको कोई आदेश नहीं करता कि आप यहाँ करो, वहाँ करो, ये सब करो। मैं कार्यकर्ता हूँ, विचारधारा का कार्यकर्ता हूँ। इसलिए दिग्विजय सिंह जैसे लाखों लोग भी आएंगे, जब आप परेशान करोगे उतनी ही ताकत से ये ऐसे उठ के खड़ा हो जाएगा। इसलिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग निरंतर राष्ट्रभाव, समाज भाव के लिए काम करते रहते हैं। आगे आज का जो दिखाई दे रहा है ताज़ा मामला, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो आग है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो धीरे धीरे कर आपने सब किया है, वो राजस्थान में भी दिखाई दे रहा, और कह रहे हैं कि सिंधिया यानी महाराज बहुत अलग दिशा में मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। तो क्या ये माना जाए कि एक युवा चेहरा आपके साथ है और उस चेहरे का भरपूर इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी जहाँ जिसका लाभ होता है वहाँ सबका लाभ लेती है। वहाँ बैठते हैं, विचार करते हैं कई लोग कि इनका ये जो है ना भाषण कला में अच्छे हैं, ये जनता को इकट्ठा कर सकते हैं, ये मास लीडर हैं, ये व्यवस्था का काम अच्छा कर सकते हैं, ये मैनेजमेंट का काम अच्छा कर सकते हैं। सबके लिए योजना होती है, सबके लिए काम होता है। तो हमारे आगे 20 होने वाले चुनाव में भी, 25 होने वाले चुनाव में भी लगातार माननीय सिंधिया साहब, माननीय शिवराज सिंह जी, हम सब लोग ताकत से साथ आगे बढ़ेंगे। अब राजस्थान में आप देख रहे होंगे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ FIR कराते हैं। तो आप कुचलिए मत किसी लीडरशिप को, आप कुचल भी नहीं सकते किसी लीडरशिप को। आप दबाइए मत, सामंतशाही मत करिए। मैं आज आपके बीच में कह रहा हूँ, विचारधारा को अध्ययन करने के बाद कह रहा हूँ, ये देश आगे आने वाले समय में दुनिया की लीडरशिप करेगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग लंबे समय गुलामी के काल में रहे। तो किसी भी राष्ट्र को खड़े होने के लिए योग्य लीडरशिप जब मिलती है, योग्य माहौल मिलता है, योग्य माहौल बनाया जाता है और नीचे से लोग खड़े होते हैं, तो ये राष्ट्र जो हिंदुस्तान है, ये दुनिया का नेतृत्व करेगा। मैं आज आपके सामने, हम नहीं रहेंगे, मैं कहता हूँ तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम देश चार रहे न रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम ठीक ट्रैक पे देश दौड़ गया। देश ने स्टार्टिंग ठीक कर लिए और ठीक ट्रैक पर दौड़ गया है। एक आत्मविश्वास डेवलप हुआ यहाँ के लोगों में। मोदी साहब के प्रति ये गलत नहीं कर सकते हैं, ये गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, ये किसी प्रकार के कोई भ्रष्टाचारी लोगों को पनपने नहीं देंगे। एक आत्मविश्वास लीडरशिप के प्रति पनप जाए, ये आज देश में हुआ है। तो बम्पर मतों से जीते हैं। लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा में विचारधारा के प्रतिबद्ध होकर ईमानदारी निष्ठा से राष्ट्र के लिए काम करेंगे। तो ये थे अरविंद भदौरिया, जो बहुत ही राष्ट्र के प्रति समर्पित है, राष्ट्रवाद जिनके अंदर कूट कूट कर भरा है। जब बात होती है तो आंखों में वो सब दिखाई भी पड़ता है, क्योंकि जब आंख में ये दिखाई देगा तो हमें लगता है ऐसे नेताओं की जरूरत भी होती है। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना। लेकिन जिम्मेदारी जब आती है तब असली परिणाम दिखाई देते कि आपने जो कहा, जिस कथनी और करनी की बात होती है, अब करने की बारी है। चूंकि कह तो बहुत दिया है, लेकिन अरविंद भदौरिया जी से उम्मीद की जा सकती है कि जिस नए विभाग की जिम्मेदारी मिली है, निश्चित रूप से वहाँ कुछ अलग तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। साथ ही ये भी समझ आ रहा है कि 24 सीट नहीं, अब तो 25 का पंगा है। पर कैसा कैसा क्या दिखाई देगा आप समझ सकते हैं। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर।